पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लड टेरिटरी और फॉल अलायंस के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली वॉर शुरू हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए उनके साथ लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए वांग उस फर्नेस को हासिल कर लेता है जो कि इमॉर्टल रैल्म के अंदर जाने की चाबी है। लेकिन जैसे ही वांग वहां पर फर्नेस को लेकर जा रहा था, उसके पीछे ब्लड टेरिटरी के लोग पड़ जाते हैं जो उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन वांग ने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी के ऊपर हमला किया था और वहां पर सारे लोगों को चकमा देने के बाद आसानी से वो उस फर्नेस को लेकर वहां से निकल जाता है। कोई उसे पकड़ तक नहीं पाया था, जिस वजह से वांग के पास वो फर्नेस आ चुका था। इससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग फोर अलायंस को खत्म करने के बाद जहाँ पर नई ब्लड टेरिटरी बनी थी उसी के इलाके में घूम रहा था। वहां पर आने के बाद उसे काफी सारे लोग दिखाई देते हैं जिनके ऊपर डेथ वेल कास्ट किया गया था। ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है। वांग को समझ नहीं आता कि इनके साथ ये क्या हुआ है। ऐसे ही वांग आगे बढ़ते हुए जितने भी उसे चीजें दिखा दी थी सभी को वो चीजें देखते हुए जाता और इस सिटी के अंदर घूमते घूमते करीब उसने 1 साल निकाल दिए थे। 1 साल तक की वो बस इधर उधर घूम रहा था। इन 1 साल में यहाँ पर घूमने के बाद वांग को इतना पता चल चुका था कि ब्लड टेरिटरी जो यहाँ पर बनी है वो किस तरह से चलती है, इसे कौन चलाता है और क्या लोग हैं यहाँ पर। उसे यहाँ पर पता चला था कि ब्लड टेरिटरी के अंदर जितनी भी छोटी छोटी सिटी है ना, उन सभी को कंट्रोल करने वाला कोई एक बंदा नहीं बल्कि हर एक सिटी के अंदर से एक पावरफुल कल्टीवेटर को चुना जाता है जो उस सिटी का गार्डियन होता है और उसी के सर पे जिम्मेदारी होती है कि वो पूरी सिटी को यहाँ पर संभाले। उसकी परमिशन के बगैर सिटी के अंदर कोई भी काम नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो पावरफुल है वो लोग तो अच्छी लाइफ गुजारते हैं, लेकिन जो कमजोर है और जो मॉडल इंसान है उन्हें बिल्कुल गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है। इतना बुरा हाल है उनका कि जिसकी कोई हद नहीं। उन्हें इंसान कम जानवरों की तरह उन्हें ट्रीट करते हुए जबरदस्ती दिन रात काम करवाए जाते हैं और गलतियां करने पर बेरहमी से उनकी जान भी ले ली जाती है। इसके खिलाफ न ही कोई आवाज उठाने वाला है और न ही कोई उनके हक में बोलने वाला। सारे मॉडल्स यहाँ पर पत्थरों को तराश कर उससे मूर्तियां वगैरह बनाते हैं जिन्हें पावरफुल लोग यहाँ पर खरीदते हैं। इसी चीज से उन मॉडल्स का गुजारा चल रहा है। इससे वो खाने पीने की चीज खरीदते हैं और अपना जीवन गुजार रहे हैं। यही सारी चीजें देखते हुए वांग वहां से आगे बढ़ रहा था कि यहाँ पर तो मॉडल्स की लाइफ की वैल्यू कुछ भी नहीं है। मैंने लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को बनाने के बाद डेथ के बारे में भी काफी कुछ चीजें जानी है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इन मॉडल्स की लाइफ को देखकर काफी अफसोस लग रहा है कि इन्हें तो यहाँ पर मार दिया जाता है, किसी को खबर तक नहीं होती। साथ ही साथ यहाँ पर जो पत्थरों को तराश कर मूर्तियां वगैरह बनाई जाती है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और कमाल की होती है। उनके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से स्पिरिचुअल पावर को रखा जाता है। मॉडल इंसान जो पत्थरों को तराश कर मूर्तियां बनाते हैं वो तो नॉर्मल रहती है, लेकिन तराशने के बाद जो पावरफुल लोग हैं वही पावरफुल बंदा जो इस अपने अपनी सिटी को कंट्रोल करता है वो उसके बाद अपनी पावर को उन तराशी हुई मूर्तियों के अंदर डालता है। इस वजह से मूर्ति के अंदर काफी ज्यादा पावर आ जाती है। इन कल्टीवेटर का जो सीक्रेट मेथड है जिसकी मदद से वो मूर्तियों तक में जान डाल देते हैं वो बड़ा ही कमाल का है। इस तरह का मेथड मैंने पहले नहीं देखा था। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि किसी बेजान चीज के अंदर अपने स्पेल की मदद से जान डाल दी गई हो। वांग कह रहा होता है मैंने अपनी लाइफ के अंदर काफी सारी स्किल सीखी है, कल्टीवेशन में भी थोड़ी बहुत चीजें तो हासिल की है, लेकिन तब भी मैं पता कर ही नहीं पा रहा कि आखिर ये लोग किस तरह के मेथड का इस्तेमाल करते हैं इन तराशी हुई मूर्तियों के अंदर पावर डालने में। ऐसा लगता है कि मेथड बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड है, एकदम अनोखा मेथड है ये जो कि सिर्फ यहीं के लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वांग ने यहाँ पर मन तो बना लिया था कि अगर काश मैं यहाँ पर इन मेथड को सीख जाऊँ ना तो मैं किसी भी तराशी हुई चीज को स्पिरिचुअल पावर की मदद से उसमें जान डाल सकता हूँ। मुझे लकड़ियों को तराश कर मूर्तियां बनाना तो बिल्कुल परफेक्ट तरह से आता है और अगर उसके बाद मैं ये मेथड भी सीख गया तो वो मूर्तियां कितनी कमाल की हो जाएगी इसके बारे में तो मैं खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए मेरा तो बहुत मन कर रहा है इस टेक्निक को सीखने का। दूसरी तरफ हम कुछ बंदों को देखते हैं जो सभी आपस में बातें कर रहे थे कि हमारी ब्लड टेरिटरी का जब से डिफेंस वाला फॉर्मेशन थोड़ा सा कमजोर हुआ है ना, तो फोर अलायंस के लोग जो पहले बचकर भाग निकले थे उन लोगों को बहुत ही ज्यादा चुल मच रही है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि वो लोग कुछ ना कुछ प्लान बना रहे हैं। इसी वजह से हमारे पास जो सिग्नल वाला जेड है वो काफी ज्यादा चमक रहा है। इसका मतलब साफ है कि वो लोग कभी ना कभी आकर हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। दूसरा बंदा वहां पर कह रहा था कि देखो यहाँ पर ना हमारे जो सिटी के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हैं वो तो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन तब भी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ कुत्ते भौंकते हैं तो उन्हें भौंकने दो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे भी उनका फोर अलायंस तो कब का खत्म ही हो चुका है, तो अब गिनती के 2-4 लोग हमारा क्या ही उखाड़ सकते हैं। साथ ही वो सभी आपस में बातें भी कर रहे थे कि काफी टाइम हो गया, कितने साल गुजर, लेकिन अभी तक के सुजाकू ऑर्गेनाइजेशन से कोई खबर नहीं आई। वहाँ के लोग अभी तक के हमें बता ही नहीं रहे कि रेड बटरफ्लाई और उसके साथ जितने भी एल्डर गए थे वो लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए। आखिर कब आएंगे वो लोग? उनके ना आने की वजह से ही हमारा जो ब्लड टेरिटरी है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरा बंदा बता रहा था कि रेड बटरफ्लाई के साथ जितने भी एल्डर जो सुजाकू कंट्री गए हुए हैं वो लोग किसी तरह का मेथड सीखने के लिए गए हैं जिसे सीखना इतना ईजी नहीं होता है। तो तुम के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि उन्हें वैसे
भी काफी टाइम लगने वाला है और तब तक के हम सभी के ऊपर ही जिम्मेदारी है कि हम हमारे ब्लड टेरिटरी को अच्छे से प्रोटेक्ट करें। एक बार अगर वो लोग वहां से वापस आ गए ना तो उसके बाद पक्का मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारी ब्लड टेरिटरी भी लेवल 5 की कंट्री बदल जाएगी। उसके बाद हमारे से पंगा लेने वाला कोई नहीं होगा। यही तो हमारा मेन टारगेट है कि हम अपनी कंट्री को लेवल 5 की कंट्री बनाना चाहते हैं। लेकिन बाकी लोग कह रहे थे कि आखिर कितना टाइम लगाएंगे वो लोग सीखने में, काफी टाइम लगा देंगे या फिर 100 साल लगा देंगे। इतने टाइम तक कि अगर वो वापस नहीं आए तो तब तक उनके आते आते ही हमारा जो ब्लड टेरिटरी है वो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। हमें अभी तो कुछ ना कुछ करना ही होगा ना। लेकिन दूसरा बंदा कहता है कि हमारे पास अभी भी करीब 100 साल तक का टाइम है। हम 100 साल के अंदर अगर अपनी ब्लड टेरिटरी को लेवल 5 की कंट्री बना लेते ना तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि 100 साल के अंदर तो ये काम हो ही जाएगा। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं जिसने मॉर्टल वाले कपड़े पहन लिए थे क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा रहती, तो उसने जानवरों के बनाए हुए कपड़े पहन लिए थे, साथ ही साथ उसे कोई पहचान ना ले, इसलिए उसने अपनी आइडेंटिटी बदल ली थी और वो मॉर्टल इंसान के साथ ही जो उन्होंने मोतियों को तराश कर बनाया हुआ था उसके साथ लेकर चलना शुरू हो जाता है। सारे के सारे लोग जो यहाँ पर आए हुए थे वो इस सिटी का जो पावरफुल बंदा था उसके पास तराशी हुई मूर्ति को लेकर जा रहे थे। वांग ने जैसे उसका महल देखा था, महल देखकर वो कहता है कि ये बंदा मुझे ना उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पर मैंने जितने भी इस सिटी के पावरफुल लोगों को देखा है उनका टावर बड़ा रहता है, इसका टावर उतना ज्यादा बड़ा नहीं है। जितना बड़ा टावर होगा वो ये दिखाता है कि वो बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस बंदे का टावर सिर्फ 11 ही माले का है, मतलब किसकी कल्टीवेशन लेवल उतनी ज्यादा हाई नहीं होने वाली। जिसके बाद वांग अपने दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया वाला खुराफाती आइडिया निकालता है और उसके बाद वो सीधा उसी टावर के अंदर घुस गया था जहाँ पर इस सिटी का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा रहता है। अंदर वो बंदा जब कल्टीवेशन कर रहा था तो वह हैरान रह जाता है वांग को देखकर कि तू कौन है और यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। वांग कहता है मैं यहाँ पर तेरी आइडेंटिटी छीनने के लिए आया हूँ, ला फटाफट से अपनी आइडेंटिटी मुझे दे दे। वो बंदा वहाँ पर वांग से कहता है कि तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ, हट जा यहाँ से, तू ये करके ना बहुत बड़ा अपराध कर रहा है, इसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी। एक सिटी लॉर्ड को मारने का जो अपराध है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन वांग यहाँ पर उसकी कोई भी भाषण को सुनने के लिए नहीं आया हुआ था। वांग को पता था कि वो क्या करने के लिए आया है और वो अपना काम तो ऐसे करके जाएगा नहीं, वो खाली हाथ तो जा ही नहीं सकता, इसलिए वो सिटी लॉर्ड की यहाँ पर जान ले लेता है और उसे मारने के बाद वो उसकी आइडेंटिटी लेकर वो 11 माले की जो बिल्डिंग थी उसके अंदर से बाहर निकल कर आता है। असल में तो ये वांग था लेकिन कोई उसे पहचान नहीं सकता कि ये वांग ही है या फिर असली में जो सिटी लॉर्ड पहले यहाँ रहता था वो है। वांग जैसे ही बिल्डिंग के बाहर निकल कर आया था उसे वहाँ पर 2 डिसाइपल दिखाई देते हैं जो उस बंदे को जिसकी आइडेंटिटी वांग ने ली है उसे अपना मास्टर कह के बुला रहे थे, यानी कि जो सिटी लॉर्ड था उसके ये दोनों डिसाइपल हैं। वांग उन दोनों को पहचानने के लिए सबसे पहले जो सिटी लॉर्ड की उसने आइडेंटिटी ली थी उसके दिमाग के अंदर जाता है और पहचानने की कोशिश करता है कि ये दोनों उसके क्या लगते हैं। उसे पता चलता है कि ये दोनों उसके डिसाइपल तो हैं, साथ ही साथ वो जो लड़की है उसका और सिटी लॉर्ड का चक्कर चल रहा था। वांग कहता है ये तो बड़ा ही खतरनाक किस्म का आदमी था, मैंने किसकी आइडेंटिटी ले ली, अब ये लड़की मेरे ऊपर ना चढ़ जाए, ऐसा हुआ तो मैं बिला वजह ही फंस जाऊंगा। इसलिए वांग अभी यहाँ पर कुछ नहीं कहता और सीधा सीधा वहाँ से जाने लगता है। दूसरा डिसाइपल जो था वो वांग से कह रहा था कि मास्टर हमारे पास ना बर्फ से तराशी हुई मूर्तियां आ चुकी हैं जो कि 2 हैं, तो जब उनके अंदर पावर डालनी होगी तो बता देना, हम उस तरह से उसका प्रोसेस शुरू करवा देंगे। जिस पर वांग कहता है ठीक है, सारी चीजों का बंदोबस्त करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि किस तरह की मूर्तियां अभी बनकर यहाँ पर आई हैं। इसलिए वो जो डिसाइपल था वो वहाँ पर उसी मूर्ति को बाहर निकाल लेता है जो कि बहुत ही अजीब सी मूर्ति लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि आधा वो बर्ड है, आधा उसका चेहरा इंसान वाला है और आधा जानवर है, बहुत ही घिनौना दिख रहा था वो। इसके बाद जो डिसाइपल होता है वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो उसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उस मूर्ति के अंदर जान डालने की कोशिश कर रहा है, जिस मेथड को वांग यहाँ पर सीखना चाहता है। उस बंदे ने जैसे ही अपनी पावर को एक्टिवेट किया था मूर्ति के अंदर उसकी पावर जाने लगती है। ऐसा लग रहा था कि मूर्ति के अंदर से भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा है। वो बंदा यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा देता है, फिर भी यहाँ पर जो टेक्निक का वो इस्तेमाल कर रहा था वो उसके ऊपर बैकफायर कर जाती है। वांग ने सिटी लॉर्ड की आइडेंटिटी ली थी जिसके दिमाग में वो मेथड अभी भी मौजूद था जिसकी मदद से मूर्तियों को पावर दी जाती है। वांग कहता है इसके अंदर ना टोटल 9 स्टेप आते हैं, 9 स्टेप के बाद ही मूर्तियों को पावर मिलती है। सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि मूर्तियों को अपना पपेट बनाना है। सेकंड मेथड होता है ब्लड डोमेन पावर का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर जान डालना। वांग यहाँ पर ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि क्या उसे यहाँ पर उस मेथड का इस्तेमाल करते हुए इस मूर्ति को जान डालनी चाहिए कि तभी वो जो लड़की डिसाइपल होती है वो मास्टर से कहती है कि मास्टर आपने कितने दिनों से मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आप मुझसे नाराज है क्या? मैंने अपना ब्रेक थ्रू भी किया है, उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश की लेकिन आप तो मेरा जवाब ही नहीं दे रहे थे और देखो अभी भी मुझसे मुंह फेर रहे हैं, तो क्या आपका मुंह ठीक हो गया तो मैं रात को आकर आपसे जवाब मांग सकती हूँ? वांग कहता है रात वक्त को कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो सवाल पूछना है ना वापस से यहीं से पूछ लो। वांग को पता था कि ये जो लड़की है वो क्या चीज के बारे में पूछेगी। वो लड़की ये सुनकर हैरान रहती है और मास्टर से कहती है अरे मास्टर यहीं पे पूछ लो क्या, यहाँ पे पूछना सही रहेगा? लेकिन फिर भी वो लड़की कहती है कि अगर ठीक है मास्टर यही चाहते तो मैं यहीं पे पूछ लेती हूँ। इसके बाद वो वांग के पास आती है और उसे छूते हुए उसे किस करने की कोशिश कर रही थी। वांग को इतना
इतना गुस्सा आता है कि वो उस लड़की को उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। ये सुनकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है कि मास्टर मुझसे थोड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आपका अभी मूड ठीक नहीं है, ये गलती दोबारा नहीं होगी, जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक मैं कुछ नहीं करने वाली। वांग सोच रहा होगा अंदर ही अंदर की यार किस मुसीबत में फंस गया, ऐसे इंसान की आइडेंटिटी तो लेनी ही नहीं चाहिए थी जिसका चक्कर खुद ही के डिसाइपल के साथ चल रहा है। वो तो अच्छा हुआ मैंने इसे रोक लिया, वरना ये आज यहाँ पर क्या क्या कर दी थी। चोसिंग दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर